एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर इसको क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्वसन तंत्र। क्या होता है रेस्पिरेटरी? सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना, वो क्या होता है, ब्रीथिंग। रेस्पिरेटरी नहीं होता, क्या होता है वो, ब्रीथिंग। सांस को अंदर लिया और सांस को छोड़ दिया। ब्रीथिंग बच्चों एक फिजिकल प्रोसेस होती है। जो ब्रीथिंग होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होती है, और जो रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेशन है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है, केमिकल। ब्रीथिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा शरीर है वो किस चीज से बना हुआ है, सेल से। बहुत सारी सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या बोलते हैं, हम सिस्टम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को सिस्टम, और ग्रुप ऑफ सिस्टम को हम पूरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी सेल है उसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। और जो हमारा शरीर है उसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो दो जगह होता है, एक सेल के अंदर और एक हमारे शरीर के अंदर। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन बच्चों एक प्रोसेस है, क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। फूड का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, हमने खाना खाया और वो फूड टूट गया। टूटना उसको बोलते हैं डाइजेशन। खाना खाया और वो टूट गया, डाइजेशन। लेकिन जब वो टूटा तो उससे जो एनर्जी बनी उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जो एनर्जी बनी वो क्या है, एनर्जी जो हमें मिली है वो क्या है, रेस्पिरेशन। जैसे अब हमने कार्ब खाया, ठीक है, फैट, प्रोटीन, जो भी चीज़ खाई हमने, खाना खाया, और उससे हमें क्या हुआ, ग्लूकोज मिल गई। उससे हमें क्या मिल गई, ग्लूकोज। मतलब एक ग्लूकोज की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया खाना। और ग्लूकोज से वो खाना कहाँ कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। मतलब ग्लूकोज थी, ग्लूकोज में O2 मिक्स की, O2 मिक्स हुई, अंदर जाने के बाद एक एनर्जी की फॉर्मेशन हुई। और उस एनर्जी की फॉर्मेशन में हमें क्या मिला, मतलब एक शरीर को एक एनर्जी मिली। ऐसे बोलते हैं ना, खाना खा के एनर्जी आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि खाना खा के खाना है वो ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन, जो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। CO2 वाटर साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं। तो ये पूरी जो रेस्पिरेशन की पूरी क्या है, एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की बच्चों ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखो, जो रेस्पिरेशन होता है क्या वो सारे सेल के अंदर होता है या कुछ एक सेल के अंदर होता है? तो रेस्पिरेशन बच्चों पूरी सेल के अंदर होता है, हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जो डाइजेशन होता है ना हमारा, डाइजेशन में एनर्जी नहीं होती। डाइजेशन है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। डाइजेशन क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स खाना है उसको सिंपल खाने में कन्वर्ट करता है। डाइजेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल में कन्वर्ट करता है, वो एक एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं करता। रेस्पिरेशन में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो किसके थ्रू बनती है, रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। ठीक है, अब देखो, जो सेल है, हमारी जो सेल है, देखो रेस्पिरेशन शरीर के दो पार्ट में होता है। सबसे पहला, अगर हमने मैंने आपको सेल बहुत अच्छे से पढ़ा है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेल में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन जो शरीर है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे लंग्स में होता है। शरीर में रेस्पिरेशन लंग्स में होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जो रेस्पिरेशन है ना बच्चों, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। ये भी मैंने बताया था आपको, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अनएरोबिक क्या होता है और एरोबिक क्या होता है, देखो। अनएरोबिक, जहां पर एयर प्रेजेंट ना हो या जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, उनको क्या बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन अब्सेंट हो वो क्या है, अनएरोबिक। और जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वो क्या है, एरोबिक। जो हम इन्वायरमेंट के अंदर जो सांस ले रहे हैं वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन ले रहे हैं। मतलब उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल रही है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एयर है वो अब्सेंट होती है। अब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए।
ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स है वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बर्ड्स हैं वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अंदर जो असेप्शनल है एक आरबीसी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता और मसल, ये दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं कि आरबीसी और मसल ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, ये दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते। हम लोग करते, प्लांट्स करते हैं, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग और क्या बर्ड्स, ये क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब सेकंड है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, कि विदाउट एयर, मतलब इतनी ज्यादा एयर ना होते हुए भी, एयर के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में कौन अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है? तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है ईस्ट। सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है? ईस्ट। खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में। फंगी और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फंगी और ईस्ट, ये तीनों क्या करते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन ये करते हैं। ठीक है, अब जो बच्चों एक ये बार बार पूछा जाता है, जो अल्कोहल प्रोडक्शन है ना उसमें कौन हेल्प करता है? जो अल्कोहल प्रोडक्शन में कौन मदद करता है? तो हमारा जो ईस्ट है, खमीर है जो, वो अल्कोहल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, विदाउट एयर भी ये रह सकता है, मतलब इसको रहने के लिए एयर की जरूरत नहीं, तभी तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है ये। तो ये क्या है? अल्कोहल की प्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, विदाउट एयर भी रह सकता है। अब देखो जो हमारे पास आरबीसी होती है, मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है। ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड, मतलब ये ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। तो किसके अंदर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया? आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, फास्ट दौड़ते, तो हम हांफने लग जाते हैं और बहुत तेजी से सांस लेने लग जाते हैं। जब हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, आवर बॉडी आल्सो रिस्पायर। देखो जब हम तेजी से भागते हैं, मतलब एकदम से हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, विदाउट एयर भी हांफने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो जो हांफते हैं तो वो किसकी वजह से? अनएरोबिक रेस्पिरेशन हम कर सकते हैं। ह्यूमन भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, विदाउट एयर भी सांस ले सकता है। वो किस कंडीशन में? जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत ज्यादा रनिंग कर ली और बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर ली, तब ह्यूमन क्या करता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है, एनर्जी कितनी फॉर्म होती है? 2 ATP एनर्जी की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। अब देखो जो हमसे ये जो साइकिल है, ये साइकिल किसका है? मतलब ये जो केमिकल प्रोसेस है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग है एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग है सांस को ले लिया छोड़ दिया, और जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? केमिकली प्रोसेस है। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, खाना किस में कन्वर्ट हो गया? डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज में। खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाई, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। अब जब ग्लूकोज है, अगर वो इन द अब्सेंस ऑफ एयर, अगर इन अब्सेंस है, एयर की अब्सेंस है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में और लैक्टिक एसिड में। एनर्जी में, CO2 में और लैक्टिक एसिड में। अब देखो बच्चों, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, रनिंग कर लेता है, साइकिलिंग कर लेता है, तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो तेजी से हांफने लगता है। ठीक है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है कि जो उसकी जो केमिकल प्रोसेस है उसमें क्या बनता है? एक लैक्टिक एसिड बनता है। उसकी जो केमिकल प्रोसेस है उसमें क्या बनता है? एक लैक्टिक एसिड बनता है। अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन करता है वो वेरी शॉर्ट टाइम लिमिट, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम, उसको जल्दी जल्दी सांस लेना, बहुत शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो उसमें जो बनता है वो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? जब इंसान, देखो जब हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, तो उस टाइम हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो बोलते हैं ना खून गर्म है, अभी पता नहीं चलेगा। जब इंसान सुबह उठता है तब उसकी बॉडी है ना उसका साथ नहीं देती, मतलब उसको सारे शरीर में ऐसे ऐठन जैसे, मतलब क्रैम्प, उसको क्रैम्प महसूस होता है किसमें? बॉडी के अंदर। तो वो क्रैम्प किसकी वजह से होता है? जो मसल का जो क्रैम्प आता है उसकी बॉडी में, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या बन गया? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। क्या बन गया? लैक्टिक। जैसे उसने सांस लिया अनएरोबिकली,
ठीक है। ग्लूकोज है कन्वर्ट किस में हो गई, एनर्जी में और लैक्टिक एसिड में। और जो ये लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है मसल क्रैम्प्स की। इसी की वजह से जो इंसान का शरीर है उसमें दर्द भी होता है और एक एंठन टाइप, गठन टाइप से आ जाता है जिसे मसल क्रैम्प बोलते हैं। तो किसकी वजह से आता है वो, लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से आता है वो, लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मसल क्रैम्प किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अब देखो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारा ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट्स थी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई, प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये 36 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब जब हम हवा में सांस लेते हैं ना तो हमारी जो एनर्जी वो 36 एटीपी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एटीपी एनर्जी की एक करेंसी है, ठीक है, करेंसी, इसको बायोलॉजिकल एनर्जी भी बोलते हैं, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो ये 36 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, CO2 और H2O की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन से। और जो हमारा सेल है उसके अंदर श्वसन कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो हमारा ह्यूमन शरीर है, मतलब ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ से होता है, लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें हम जो ब्रीथिंग है वो कैसे करते हैं, मतलब कितनी गैस अंदर लेके जाते हैं और कितनी गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जो ब्रीथिंग है ना बच्चों, ब्रीथिंग का जो रेट है वो क्या है, नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं, 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं। एक ब्रीथ का क्या मतलब है, एक सांस को इनहेल किया, अंदर लेके गए, और एक सांस को एक्सहेल किया, मतलब बाहर छोड़ा। एक को अंदर लिया और एक को बाहर छोड़ा। ठीक है, अब जो अडल्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितना सांस लेते, 13 से 18 बार। 1 मिनट के अंदर 13 से 18 बार सांस लेते, वो एक छोड़ते और लेते हैं। तो कितने टाइम लेते हैं, 13 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं ना बच्चों, वो 30 से 60 टाइम, मतलब 30 से 60 बार। देखा होगा बच्चे फटाफट सांस लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो कितना लेते हैं, 30 से 8 सेकेंड। जो अडल्ट है, मानो एक्सरसाइज के दौरान अडल्ट कितनी बार लेते हैं, तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सांस फूलने लग जाती है उनकी। तो कितने लेते हैं, 25 टाइम पर मिनट। अडल्ट है, एक्सरसाइज के टाइम कितना लेते हैं, 25 टाइम पर मिनट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक ये आता है कि जब इंसान सांस लेता है तब कौन सी गैस अंदर, वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, N2 को लेता है, वो क्या लेता है। जब इंसान सांस लेता है बच्चों तो वो मिक्सर ऑफ गैस को अपने अंदर ले लेता है। मतलब जो इन्वायरमेंट के अंदर O2 भी प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट है, N2 भी प्रेजेंट है। ये तो है नहीं कि वो छांट के बिल्कुल O2 को ही अंदर ले जाए, ऐसा तो है नहीं। वो तीनों की तीनों, मतलब मिक्सर ऑफ द गैस को अपने अंदर ले लेता है। जब इंसान सांस लेता है तो वो O2 को भी अंदर लेता है, CO2 को भी और N2 को भी। अब जिस गैस का अंदर जितना काम है वो उसको उतना यूज करता है, बाकी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो जब इंसान इनहेल करता है गैस को, तो जो इन्वायरमेंट के अंदर जो O2 है वो कितनी है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.3%, 0.03 और 0.04, और नाइट्रोजन कितनी है इन्वायरमेंट में, 78%। नाइट्रोजन कितनी, 78%। अब जब उसने सांस छोड़ी तब क्या किया, जो ऑक्सीजन ली थी ना, ऑक्सीजन को उसने यूज कर लिया अंदर। ऑक्सीजन को यूज करके कितनी बार छोड़ी, 17%। इसका मतलब इसने क्या किया, 4% ऑक्सीजन को यूज कर लिया, 17% इसने क्या कर लिया, बाहर छोड़ दिया ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड ली तो थी कम अंदर, 0.03, लेकिन जो केमिकल प्रोसेस हुई उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसमें इसने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, 4.6, या फिर आप 4% भी याद रख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट होती है 4.6। ठीक है, तो इसने कितने को छोड़ा, 4.6% को इसने बाहर छोड़ा, क्योंकि केमिकल प्रोसेस में ग्लूकोज जब टूटी तब कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर के अंदर बनी थी, तो इसने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा। और नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं होता, जब सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं होता, जितनी हमने अंदर खींची थी उतने की उतनी हमने बाहर फेंक दी। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ गैस को हम अंदर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन है वो 4% यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट बाहर निकाल दी हमने, 4.6% हमने बाहर निकाल दी, और नाइट्रोजन को तो ऐसे का ऐसा छोड़ दिया हमने। ठीक है,
अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर क्यू की वैल्यू पूछी जाती है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में। आर क्यू क्या होता है? देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व, जितनी CO2 इन्वॉल्व हुई मतलब बाहर निकली बनी, या फिर जितनी O2 कंज्यूम हुई उसका क्या वॉल्यूम निकालना है। जैसे आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ये हमारे पास ग्लूकोज थी, ग्लूकोज की रिएक्शन हो गई O2 के साथ, ग्लूकोज ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ शरीर के अंदर, तो इसने बाहर क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। अब जब इसने निकाली तो 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हुए थे, और सॉरी 6 O2 के मॉलिक्यूल यूज हुए थे, और 6 इसने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो इसका कितना वॉल्यूम था, कितना वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ? 6। कितना लिया था? 6। तो जो आर क्या वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1 आ गई। ऐसे ही आपको कोई और चीज दे देगा, मतलब और यहाँ पे कुछ और दे देगा जिसमें हमने CO2 की और O2 की वैल्यू देखनी है कि यूज कितनी की और निकल कितनी रही है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई इंसान है वो सांस कैसे लेता है, ठीक है, अंदर कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चलता है, वो क्या होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो सबसे पहले जो सांस ली हमने, कहाँ से ली? नाक से। नाक से सांस ली, नोस्ट्रल से हमने सांस ले ली, ठीक है। नाक से सांस लेने के बाद नाक में जो एयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जो बाहर की जो गंदगी, धूल, मिट्टी, कण, उसको तो वहीं पे रोक देते हैं, बाकी हवा को पास होने देते हैं, ठीक है। तो इसका काम इतना ही है कि वे धूल मिट्टी को वहीं पे छोड़ देते हैं और बाकी एयर को पास होने देते हैं। उसके बाद आ गया नेसल कैविटी। नेसल कैविटी ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसमें एक लिक्विड बनता है, इसमें एक तरल चिपचिपा पदार्थ हमेशा बनता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सर्दी जुकाम है, तो इसका जो नेसल कैविटी, इसमें एक चिपचिपा मटेरियल हमेशा रहता है। वो क्या काम करता है बच्चों? जो बचा हुआ गंध है, मतलब जो बची हुई धूल मिट्टी कण है, उसको वहीं पे रोककर और बाकी जो एयर है उसको अंदर पास होने देता है। दूसरा काम क्या करता है? जैसे मानो बहुत ज्यादा ठंड है या फिर एकदम ठंड में हमने मानो AC में आ गए एकदम से, तो जो इतनी ठंडी एयर है उसको वहीं पे मतलब इक्विलिब्रियम में लेके आता है, बाद में उसको फेफड़ों तक पहुंच जाता है। अगर हम इतनी ठंडी हवा को सीधा अगर इनहेल कर लेंगे तो हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो ये क्या करता है? एक इक्विलिब्रियम सेट करता है। ये क्या करता है? एक इक्विलिब्रियम सेट करता है, उसको इक्विलिब्रियम में लाकर फिर एयर को पास होने देता है, ठीक है। थर्ड है फेरिंगस। ये क्या काम करता है बच्चों? ये जो फेरिंगस है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। ये क्या है? डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है, ठीक है। इसके पास एक होता है एपिग्लोटस। फेरिंगस के पास क्या होता है? एक एपिग्लोटस। अब देखो ये हमारे पास 2 नली थी, ये फूड की पाइप है, ये एयर पाइप है। यहाँ से हमने सांस लिया, ठीक है, यहीं से हम खाना खाते हैं। और ये पाइप थी, ये एयर पाइप है, ये फूड पाइप है, हमने यहाँ से सांस ली, ठीक है। ये एपिग्लोटस होता है जो एक पत्ता सा होता है, मतलब जैसे हमने खाना खाया तो ये पत्ता क्या करेगा? खाना खाया तो ये फूड पाइप को खोल देगा। जैसे हमने सांस लिया तो ये इस साइड से हटकर इस साइड चला जाता है, इसको रोक देता और इस पाइप को खोल देता है, ठीक है। इसका काम ये है। अब बच्चों देखो, कई बार ऐसे बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, खाना खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटस है, ये कई बार यहाँ से खुलकर, और खाना खाते टाइम मतलब ये खुलना चाहिए हिस्सा, लेकिन ये कई बार यहाँ पे इसको क्लोज करके खाना हमारा इस नली में पहुंचा देता है, तभी हमें एकदम छींक आती है या फिर एकदम हिचकी आती है। तो कभी भी खाना खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए खाना खाते टाइम? और बताना। कभी भी खाना खाते टाइम किसी के ख्यालों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाना खाते टाइम किसी के ख्यालों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एपिग्लोटस है ना बच्चों, वो कहाँ पे, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ये हमारा ब्रेन बताता है कि अब हमने खाना खाया, ब्रेन बताएगा, तब ये एपिग्लोटस अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक ढक्कन सा होता है। तो अगर हमारा ब्रेन बिजी हो गया, कोई हम सोचने लगे, किसी के बारे में सोचने लगे, तो एपिग्लोटस क्या करेगा? ब्रेन ने तो उसको बताया नहीं कि आप यहाँ से यहाँ जाओ, तो वो क्या करेगा? एकदम से उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये खाना आया है, एयर है या क्या है। तो अगर हम किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं और एपिग्लोटस को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो खाना इस पाइप में भी जा सकता है, और अगर इस पाइप में जाएगा तो लंग्स है जो उसको एकदम से पीछे की तरफ धकेलेगा, लंग्स उसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो एकदम हमें हिचकी आएंगी। तो तब मतलब बोलते तो ऐसा कि हिचकी आती कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हिचकी किसी और रीजन से आ रही कि हम किसी को याद कर रहे थे इसलिए हिचकी आ रही। तो खाना खाते टाइम ना तो
ठीक है, और ना ही बातें करनी चाहिए, ना तो किसी को ध्यान में रख के खाना खाना चाहिए और ना ही बातें करनी चाहिए। तो इसका एपिग्लोटिस का यही काम है कि ये क्या करता है, ये एक पत्ता टाइप, एक ढक्कन टाइप है जो कभी इस पाइप को ढकता है कभी इसको। जब हम सांस लेते हैं तब तो ये क्या करता है, यहाँ से होकर यहाँ चला जाता है, जब हम खाना खाते हैं तब ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, अब जो हमारे पास आ गया थर्ड और लोरिंग्स। ठीक है, ये क्या है, वॉइस बॉक्स है। ये क्या है, वॉइस बॉक्स है, जहाँ से हमारी आवाज आती है। ये क्या बच्चों, वॉइस बॉक्स है जहाँ से हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ट्रैकिया है, जो श्वसन नली है, ये आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होती है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो हमारा बलगम है ना, जो ऐसे करते रहते हैं, बलगम का निर्माण कहाँ होता है, ब्रोंकाई में होता है। बलगम का निर्माण कहाँ होता है, ब्रोंकाई। अब देखो ये इससे आगे जाके डिवाइड हो गई और अब इससे भी आगे जाके डिवाइड हो गई। ठीक है, इससे आगे जाके और भी डिवाइड होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस। अब जब ये डिवाइड हो गई, ठीक है, जब ये देखो, ये गुच्छा देखो आप, मतलब ये आगे एक गुच्छा सा दिख रहा है, ये गुच्छा क्या है, एल्वोली। ठीक है, जहां पर एल्वोली क्या काम करता है, जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, एल्वोली में। ये क्या काम करती है, जैसे हमने सांस लिया, देखो शुरू में हमने सांस लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, और ये पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हमारे लंग्स है। यहाँ पर जो लास्ट में जो सांस आया वो एल्वोली में आया। एल्वोली, पहली बात तो एक, जैसे हमारे कॉटन है वो पानी के अंदर डिप होती है, वैसे एल्वोली ब्लड के अंदर डिप होती है। ब्लड होता है उसके पास, तो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, Hb होता है। तो एल्वोली के पास क्या था, Hb। यहाँ से सांस आई, ऑक्सीजन आई, तो Hb ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन को ले लिया और लेकर बाकी सेल तक पहुंचा दिया। Hb ने एल्वोली के अंदर Hb होता है, Hb ने जब सांस लिया तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को लिया यहाँ से और बाकी सारी सेल के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब यहाँ पे फिर क्या करेगा Hb, यहाँ से Hb ऑक्सीजन को लेकर सारी सेल के पास पहुंचा दिया, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर थी उसमें से CO2 को वहां से लिया और वापस जाकर इधर छोड़ दिया। ठीक है, CO2 को लिया शरीर से और वापस इधर छोड़ दिया, और इधर वापस जब हम सांस को छोड़ते हैं तब हमारी CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन आई, Hb ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और शरीर के अंदर छोड़ दिया, और जो CO2 था उसको लाकर यहाँ पे छोड़ दिया, और जब हमने सांस को छोड़ा तो हमने क्या कर दिया, CO2 को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा जो Hb है ना, Hb बच्चों ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर बहुत खुश है, ये ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना के है। मतलब ये चाहता है कि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लूं। अब देखो, जैसे कई बार फेमस एग्जांपल है हमारा कि रूम में अंगीठी को जला के नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जो कोयला जलता है तो कोयले में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रूम में हो गई और जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसको चाहिए, तो वो लेना तो चाहता था ऑक्सीजन को, लेकिन जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गई ना तो ऑक्सीजन को तो हटा देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इससे 400 टाइम ज्यादा ये इसके साथ खुश है। मतलब ये पहले ऑक्सीजन के साथ बहुत खुश था, लेकिन जैसे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखी तो ये उसके साथ ज्यादा खुशी महसूस करता है। तो ये क्या है, इसके साथ ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। तभी बोलते हैं कि रूम में अंगीठी को जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसमें, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा और शरीर के अंदर पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह ले लेगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से ये फेमस क्वेश्चन बनता है हमारा कि इसके जो इसका बॉन्ड है हीमोग्लोबिन का, वो 400 टाइम ज्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, अब देखो इसमें जो एक क्वेश्चन ये आता है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या होता है, देखो ये दिख रहा है आपको, डायाफ्राम क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमने सांस लिया तो डायाफ्राम एकदम सांस लिया, डायाफ्राम एकदम नीचे की तरफ चला जाएगा। ये हमारे जो सांस लेने में 70% रोल डायाफ्राम का होता है। हमने सांस लिया, डायाफ्राम एकदम नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, एक मसल सीट होती है जो चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, नीचे की तरफ चला गया। जैसे हमने सांस छोड़ा,
मतलब सांस को छोड़ते हैं ना, तो डायफ्राम क्या करता है, लंग्स को एकदम से ऐसे धक्का देता है कि सांस को छोड़े, मतलब वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तब हम सांस को छोड़ देते हैं। तो डायफ्राम एक मतलब बहुत हेल्पफुल चीज है। मतलब हेल्पफुल क्या है कि 70% सांस का लेना देना, रेस्पिरेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे डायाफ्राम का है। हमने सांस लिया, डायफ्राम एकदम नीचे की तरफ, जब हमने सांस छोड़ा तो डायफ्राम एकदम ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, अब देखो कई बार कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था ना, उसको कहीं भी चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो एक्सपायर हो गया बंदा, तो क्या होता है कि जो उसका डायाफ्राम है ना बच्चों, वही टूट जाता है। डायाफ्राम टूटेगा तो जब ये लंग्स को ऐसे उठा ही नहीं पाएगा, लंग्स को धक्का ही नहीं दे पाएगा कि सांस को छोड़ने के लिए, तो अगर यही टूट गया तो फिर सांस इन्हें मतलब सांस को छोड़ेगा कैसे इंसान, तो ये टूटने के बाद इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे गर्भवती महिला है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसका जो डायाफ्राम है वो तो आगे जैसे बच्चा होता है पेट में तो बच्चा होता है, तो डायफ्राम तो काफी नीचे है, तो वो क्या करती है, मतलब उसको सांस लेने में कौन हेल्प करता है, तो उसको सांस लेने में हमारी पसलियां बहुत हेल्प करती है। अगर गर्भवती लेडी की पसलियां टूट जाए, रिब्स टूट जाए, तो वो मर जाती है उसी टाइम, क्योंकि उसका डायफ्राम था, उसका काम किसने किया, उसकी पसलियों ने किया। ठीक है, तो ये यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, तो और किस में रेस्पिरेशन कहाँ से नहीं होता, हमारे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर से भी जरूर मिल सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखो पेपर में क्या दे देगा, जो एक्वेटिक जीव है वो रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं। अब मैं एक्वेटिक करवा रही हूँ तो आपको एक्वेटिक सारे पता होने चाहिए, जैसे मछली है, ये जो जितनी भी डॉल्फिन वगैरह, ये सब ये कहाँ से सांस लेती है, हमारे गिलफड़ों से। कहाँ से सांस लेती है, गिलफड़ों से। जैसे यहाँ पे इनके गिलफड़े होते हैं, तो ये सांस कहाँ से लेती है, अपने गिलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, मछली वगैरह कहाँ से सांस लेती है, गिलफड़ों से। अब जो क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है, मेंढक फ्रॉग कहाँ से सांस लेता है, देखो बच्चों मेंढक है ना 3 टाइप से सांस लेता है। मेंढक 3 टाइप से सांस लेता है। जब वो छोटा होता है ना, टेडपोल बोलते हैं, जब वो छोटा होता है तो वो बिल्कुल मछली जैसा दिखता है, छोटा बिल्कुल मछली जैसा दिखता है, तो वो कहाँ से सांस लेता है, अपने गिलफड़ों से। ठीक है, मछली जैसा दिखता है, कहाँ से सांस लेता है, अपने गिलफड़ों से। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, अडल्ट होता है, तो वो कहाँ से सांस लेता है, लंग्स से। कहाँ से सांस लेता है, लंग्स से। तीसरा, जब वो जमीन के अंदर घुस जाता है, जमीन के अंदर घुस जाता है मेंढक, तो कहाँ से सांस लेता है, अपनी स्किन से। कहाँ से सांस लेता है, अपनी स्किन से। मेंढक 3 टाइप से सांस लेता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेंढक जब स्टार्टिंग में टेडपोल होता है, लार्वा बोलते हैं हिंदी में उसको, तो वो कहाँ से सांस लेता है, अपने गिलफड़ों से। सेकंड, जब वो अडल्ट होता है तब वो कहाँ से सांस लेता है, लंग्स से। और जब वो जमीन के अंदर चला जाता है तब वो कहाँ से सांस लेता है, अपनी स्किन से। ठीक है, अब फोर्थ है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कहाँ से सांस लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो अर्थवॉर्म के बारे में यही है कि जो फार्मर है, किसान का दोस्त है, वो कौन है, अर्थवॉर्म है। किसान का फ्रेंड कौन है बच्चों, अर्थवॉर्म है। ठीक है, वो कहाँ से सांस लेता है, केंचुआ अपनी स्किन से सांस लेता है। केंचुआ कहाँ से सांस लेता है, अपनी स्किन से सांस लेता है। अब फोर्थ क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच एग्जाम्पल है इंसेक्ट। कहाँ से सांस लेते हैं, सबसे पहला अपनी श्वसन नली से भी सांस ले सकते हैं, ट्रैकिया से, और स्पाइरल से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट है ये, कॉकरोच इसका एक एग्जाम्पल है। सभी इंसेक्ट के लिए है ये, कॉकरोच उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या है, रेप्टाइल कौन से होते हैं, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड। ये कहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स से भी ले लेते हैं, मैक्सिमम टाइम कहाँ से लेते हैं, लंग्स से, और सेकंड कहाँ से लेते हैं, स्किन से। ठीक है, तो ये क्या है, स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, एलिगेटर कहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स से मैक्सिमम टाइम। और जब ये सर्दी आती है तब आपने देखा होगा सर्दियों में जो लिजार्ड है, छिपकली है, वो दिखती नहीं है, वो गायब हो जाती है। जब वो कहाँ से सांस लेती है, स्किन से। कहाँ से सांस लेती है, स्किन से, ओनली विंटर में। ठीक है, लिजार्ड कहाँ से सांस लेती है, स्किन से। अब 6 है प्लांट्स। प्लांट्स कहाँ से सांस लेते हैं, प्लांट्स की जो पत्तियां होती है ना बच्चों, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र बोलते हैं उनको, स्टोमेटा। प्लांट की जो पत्तियां होती है वो क्या, उसमें क्या होती है, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो प्लांट उन छिद्र से ही सांस लेता है, उन रंध्र से ही सांस लेता है प्लांट्स। ठीक है, जो पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं उसी से प्लांट क्या होता है, सांस लेता है। 7th है एवीज। ठीक है, एवीज कहाँ से सांस लेती है, लंग्स से। एवीज कहाँ से सांस लेते हैं, लंग्स से। ठीक है, आगे है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल जैसे स्पाइडर होया। ठीक है,
आया हुआ क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोडा कहाँ से लेता है सांस? बुक लंग्स से। आर्थ्रोपोडा कहाँ से सांस लेता है? बुक लंग्स से, ठीक है। अमीबा, ये सारे है ना, मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हुए हैं, जितने जैसे राजस्थान में आए हुए हैं कहीं कहीं, तो वहां से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है आपसे। अमीबा हमारे क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद एवीज पे पूछा गया था। एवीज के चैम्बर भी पूछे गए थे, अर्थ के चैम्बर, वो भी करेंगे। कहाँ से सांस लेता वो भी पूछा गया, ये हमारे भी पूछे जाते हैं। और जिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, जैसे राजस्थान में आए हुए हैं पेपर में, या फिर DSSB में, TGT में आए हुए हैं, तो वहां से उठाए हुए हैं। अमीबा देखो, अमीबा कहाँ से सांस लेता है? आउटर बॉडी से, ठीक है। डिफ्यूजन करता है, मतलब गैस का एक्सचेंज करता है। डिफ्यूज मतलब आई से लो की तरफ जब भी कोई चीज जाती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। कोई भी चीज हाइयर टू लोअर जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये कहाँ से सांस लेता है? अपनी आउटर बॉडी से डिफ्यूजन करता है। कौन सा प्रोसेस करता है? डिफ्यूजन करता है, ठीक है। मैमल्स, मैमल्स कौन से होते हैं? जो स्तनधारी बोलते हैं मैमल्स को, ठीक है। मैमल्स को क्या बोलते हैं? स्तनधारी। जैसे ह्यूमन बीइंग है, मैमल्स है, काऊ है, बुफेलो है, डॉग है, कैट है, जितने भी मैमल्स होते हैं, तो ये क्या कहाँ से सांस लेते हैं? अपने लंग्स से। मैमल्स कहाँ से सांस लेते हैं बच्चों? अपने लंग्स से। एक बार इनको अच्छे से देख लो, जरूर आता है इससे क्वेश्चन। एक्वेटिक है गिल्स से, फ्रॉग 3 टाइप से लेता है, ठीक है। अर्थवॉर्म है स्किन से लेता है, रेप्टाइल हो गया, लिजार्ड, प्लांट, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, और अच्छे से याद करने हैं इनको। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।